everyone, welcome to Challenger Classes. My name is उदित गुप्ता. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इस लेक्चर में हम लोग कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. हम ये देखेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स कैसा रिएक्शन शो करते हैं अलग अलग केसेस में. तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम कार्बन इट्स कंपाउंड्स का पढ़ने जा रहे हैं वो है कंबशन का. कि कार्बन का जब कंबशन होता है तो कार्बन कौन कौन से प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है. तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कंबशन क्या है. What do we mean by combustion? तो कंबशन आपका एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है या एक ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करे, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे. ठीक है, क्लास 8 में जब आपने साइंस पढ़ी होगी तो वहां पर एक चैप्टर ही था पूरा कंबशन एंड फ्लेम करके. तो वहां पर कंबशन का मतलब आपको सिखाया गया था. कंबशन का मतलब होता है जब कार्बन क्या करता है, जब कार्बन रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक कंबशन कहते हैं, या एक ऐसा रिएक्शन जिसको हम कंबशन कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ कार्बन का जब कंबशन होता है, यानी कार्बन का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो, कार्बन का कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड. अच्छा, मैं यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट की बात नहीं करूंगा. हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया या सोडियम कार्बोनेट हो गया. तो यहाँ कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हम नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं ऐसे कार्बन कंपाउंड्स की जो क्या बनाते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, या फिर कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं. तो यहां पर क्या है, कार्बन अपने सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो बकमिस्टर फुलरेंस हो, या कार्बन का कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो, वो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है किसी किसी केसेस में, और हीट एंड लाइट रिलीज करता है. अब जैसे मान लेते हैं ये कार्बन, ये सी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये सी आपका ग्रेफाइट भी हो सकता है, ये सी आपका डायमंड भी हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. वहीं अगर आप यहां पर देखो, ये मीथेन है हमारा सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड मीथेन. तो मीथेन यहां पर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी जब मीथेन का कंबशन हो रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, और हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है. उसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका इथेनॉल है. आपका इथेनॉल का भी जब हमने कंबशन कराया तो वहां पर भी आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. यानी कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो या कोई भी एलोट्रोप हो, अगर आप उसका कंबशन कराते हो तो कंबशन कराने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट, आपको वाटर मिलेगा, आपको हीट एंड लाइट मिलेगा. देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, यहां पर वाटर का प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है. तो वाटर के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है कार्बन के साथ. तो यहां क्योंकि कार्बन अपने प्योर फॉर्म में है, जिस वजह से कार्बन वाटर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. अदरवाइज आप जहां पर भी देखोगे, जहां पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करी है, वहां पर आपको वाटर भी मिलेगा. यानी अगर आप चाहे अल्कोहल हो गया, चाहे एल्डिहाइड हो गया, चाहे कीटोन हो जाए, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, कोई भी आपका कार्बन कंपाउंड हो जाए, अगर आप उनका कंबशन कराओगे तो आपको यही मिलने वाला है, CO2 प्लस H2O प्लस साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे वो, क्योंकि कंबशन हो रहा है. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर कंबशन बहुत सिंपल है समझना, कि जब भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, वाटर प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे. तो ये था कंबशन के बारे में. अभी और समझते हैं कंबशन को. तो यहां पर जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से कंबशन की, जब हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड यानी एल्केन, जब हम एल्केन का कंबशन कराते हैं और जब हम एल्कीन और एल्काइन का कंबशन कराते हैं, तो क्या दोनों का कंबशन सेम तरीके से होता है, क्या दोनों सेम तरीके से कंबशन करते हैं. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये बिल्कुल जब भी इनका कंबशन होता है, जब भी ये कंबशन करते हैं तो बिल्कुल क्लीन फ्लेम के साथ ये जलते हैं. कैसे जलते हैं ये इनका कंबशन बिल्कुल क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है, क्लीन फ्लेम होता है बिल्कुल. ठीक है, कोई भी उसमें स्मोक वगैरह नहीं होता, बिल्कुल क्लीन फ्लेम होता है. वहीं पर अगर आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हो तो इनका कंबशन होता है जब तो ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, साथ में बहुत सारा ब्लैक स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं. यहां पर ये येलो फ्लेम निकलती है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जब आप कंबशन कराते हो, और साथ में बहुत सारा ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होता है. ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो भी ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब उनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा. इनकम्प्लीट कंबशन मतलब प्रॉपरली वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन से, प्रॉपरली वो जल नहीं पा रहे.
जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाता है ऑक्सीजन के साथ, तो उस केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, वो भी ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए कंबशन के लिए, तो उस केस में वो क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, उसमें उस फ्लेम में कोई भी स्मोक वगैरह नहीं होता। वेयर एज अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो जब भी इनका कंबशन होता है ये स्मोक प्रोड्यूस करते ही करते हैं। समझ में आ रही है बात, ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जो हमारा केरोसिन होता है, केरोसिन स्टोव होता है, या केरोसिन मतलब जो भी आपका अभी बहुत कॉमन एग्जांपल है, केरोसिन वाले स्टोव तो अब घरों में नहीं मिलता आपको, आपका जो चूल्हा होता है ना, गैस होता है जो, वहां पर जो आपका बर्नर होता है ना, कभी कभी आप देखोगे बर्नर के ऊपर जो बर्तन रखते हो आप खाना पकाने के लिए, उस बर्तन के नीचे ब्लैक डिपॉजिट आ जाता है, ब्लैक डिपॉजिट आ जाता है। वो ब्लैक डिपॉजिट क्यों आता है, क्योंकि आपके बर्नर के जो होल्स होते हैं जिनसे एलपीजी गैस निकल रही है, आपके बर्नर्स के जो होल होते हैं जिनसे एलपीजी गैस निकल रही है, वो बर्नर्स के होल्स चोक हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं, जिससे एलपीजी गैस को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जलते समय, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो स्मोक जाकर के बर्तन के नीचे डिपॉजिट हो जा रहा है। तो अगर आप उस बर्नर को क्लीन कर दोगे तो फिर वो जो ब्लैक डिपॉजिट बर्तन पर बार बार जमा हो जा रही है, वो जमा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में एलपीजी गैस बहुत आराम से, मतलब एलपीजी गैस को बहुत ईजिली ऑक्सीजन मिलेगा उन होल्स से। जब एलपीजी गैस निकलेगी तो वहां से बहुत इजीली उनको ऑक्सीजन मिलेगा और वहां पर फिर वो क्लीन फ्लेम के साथ जलेंगे, वो बिल्कुल भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंबशन के बारे में। और हमने एक डिफरेंस भी यहां से देख लिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, वो ये कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और साथ में ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। कैरोसिन वगैरह के जो स्टोव में ना, अगर घरों में हो तो देखना, वहां पर ना वो एयर देते हैं, पहले उसको एयर देते हैं, उसमें एक पाइप टाइप का लगा होता है, उससे एयर दी जाती है, तब जाकर के वो कैरोसिन स्टोव को जलाया जाता है। ठीक है, तो वो एयर क्यों देते हैं? ताकि कैरोसिन अच्छे से मिक्स हो जाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाए, जिसके बाद वो बहुत आसानी से बहुत क्लीन फ्लेम के साथ जल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए क्लास 10th में अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। हमें किसका ऑक्सीडेशन पढ़ना है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अभी करा के देख लेते हैं। अच्छा, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, मान लेते हैं हम इथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है। जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अच्छा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए होगा, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए होगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज कर सकते हैं? या तो हम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर लें। किसका यूज कर लें? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर लें। ठीक है, या तो हम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर लें, या फिर हम एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। या तो हम एल्कलाइन KMnO4 का यूज कर लें, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर लें। देखिए एल्कलाइन KMnO4 का मतलब क्या है? KMnO4 थोड़ा सा बेस के साथ मिक्स है, जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें थोड़ा बेस मिक्स है। वहीं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब ये होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में हल्का सा एसिड मिक्स है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या कोई भी एसिड मिक्स है, तो इसीलिए एसिडिफाइड हो चुका है। तो यहां पर जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करना है हमें? याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हो आप? अल्कलाइन KMnO4 का यूज कर सकते हो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 का यूज कर सकते हो। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है रिएक्शन में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो दूसरे कंपाउंड्स को क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो यहां पर जब आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। यहां पर जो आपका इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होने वाला है। आपका ये जो इथेनॉल है ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होने वाला है। किस में कन्वर्ट होने वाला है? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होने वाला है। आपका इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बना? तो समझते हैं इस बात को।
तो अल्कोहल में जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने अच्छा कैसे ऐड करना है मैं बता दूं आपको एक बीकर में अल्कोहल ले लेना है सिंपल सा, और आपको उसमें थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर देना और उसको अच्छे से शेक करके छोड़ देना, अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा थोड़ा सा हीट करने के बाद। ठीक है, तो यहां पर हीट करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बना, या ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बना, तो आप समझना ध्यान से। अगर मैं अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो जब इस कार्बन की चेन में ऑक्सीजन को ऐड होना होता है तो ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा, सिंपल सी बात है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो जब वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ना, तो यहां से क्या होगा, यहां से इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा और वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहां पर क्या हुआ, जो पोटेशियम पर मैग्नेट या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कार्बन की चेन में से ऑक्सीजन को मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और वहां पर जहां OH ग्रुप जुड़ा है वहीं पर आपका ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, तो जिससे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है। आपको ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, आपको एल्कलाइन KMnO4 का यूज करना है, ये आपको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करना है, जिसके बाद क्या होगा, आपका जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो प्रोपेनॉल हो, चाहे वो ब्यूटेनॉल हो, वो सब करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इथेनॉल इथेनोइक एसिड में, प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड में, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनोइक एसिड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को हमने समझ लिया। आगे है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, देखिए एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कुछ ऐड होगा, किसी तरह की चीजें ऐड होंगी। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में आपका जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एडिशन रिएक्शन में जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है, जिससे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन किया जा रहा है, इसी वजह से इसका नाम जो है एडिशन रिएक्शन है। अच्छा, ये जो एडिशन रिएक्शन होता है ये निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये जो एडिशन रिएक्शन होता है ये निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। जैसे अगर मेरे पास इथीन है, ठीक है, अगर मेरे पास ये इथीन है, इस इथीन में मैं हाइड्रोजन गैस पास कराऊं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में मैं क्या करूं, मैं हाइड्रोजन गैस पास कराऊं। तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब मैं हाइड्रोजन गैस पास कराऊंगा इथीन में, तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के बीच का ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ेगा और क्या करेगा, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, इथाइन होता तो भी सेम रिएक्शन होता। अगर ये इथाइन होता ना, अगर ये इथाइन होता और आप सेम काम करते, आप निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन गैस आप पास कराते ना, अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कराते तो क्या होगा, तो यहां पर ये इथाइन भी आपका इथीन में ही कन्वर्ट होगा। इथाइन भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ताकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाए, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है ना जो रिएक्शन में तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो खुद रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्शन कंप्लीट करने में या प्रोसीड करने में मदद करता है। जैसे अगर शादी हो रही है हिंदू धर्म में तो बिना पंडित जी के नहीं हो सकती, तो पंडित जी की शादी थोड़ी हो रही है, शादी तो दूल्हा और दुल्हन की हो रही है, तो पंडित जी क्या करें, वो शादी करवा रहे हैं। एग्जैक्टली कैटलिस्ट भी वही है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में आपका दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं लेकिन उनको रिएक्ट करने के लिए एक चीज चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर पाए, तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट आर, क्या लिखा है, कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर। एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जिससे रिएक्शन प्रोसीड होता है या होता है, आगे प्रोसीड होता है एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। अच्छा, एट डिफरेंट रेट का मतलब यहां क्या है, मतलब मान लेते कोई रिएक्शन बहुत स्लो है, आपने कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि रिएक्शन फास्ट हो गया, जो आपने ऐड किया वो खुद रिएक्ट नहीं करेगा बट रिएक्शन को फास्ट कर देगा, तो वो भी कैटलिस्ट है। ठीक है, तो कैटलिस्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहां पर, निकल यूज कर रहे हैं या
पैलेडियम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें हमें एक चीज और समझनी है, जो एडिशन रिएक्शन होता है ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ होता है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल से जब हम घी बनाते हैं ना, तो वेजिटेबल ऑयल आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम लोग वनस्पति घी वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, वनस्पति घी होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वनस्पति घी होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप वेजिटेबल ऑयल से जब वनस्पति घी बनाते हो तो वहां पर आप वेजिटेबल ऑयल में एडिशन रिएक्शन कराते हो और उसको किस में कन्वर्ट करते हो, वनस्पति घी में। जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होते हैं ना वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे आप उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हो यानी सैचुरेटेड कर देते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज हम करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स का मतलब ये हो गया है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, आपने उसमें क्या कर दिया, आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड करा दिया, तो जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, यानी वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वनस्पति घी वगैरह में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का। तो उसमें भी एडिशन रिएक्शन ही हो रहा होता है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब हम अगला रिएक्शन, अच्छा एक चीज और वहां पर मैं बताना भूल गया। देखिए, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो सेहत के लिए ठीक होते हैं, बॉडी इनको इजीली डाइजेस्ट वगैरह कर पाती है। लेकिन जो एनिमल फैट से बने ऑयल्स होते हैं, एनिमल फैट से भी ऑयल बनाया जाता है, ठीक है, एनिमल फैट के से बने ऑयल्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए वो हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह कुकिंग में यूज करना चाहिए, एनिमल फैट से बने ऑयल्स का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग मिलावट वगैरह करते हैं ना वो लोग एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल्स थोड़े महंगे आते हैं एज कंपेयर टू एनिमल फैट से बने ऑयल्स, तो वो लोग एनिमल फैट से बना ऑयल यूज करते हैं सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए, जिससे लोगों को जिनसे काफी हेल्थ हैजर्ड हो जाता है, लोगों को काफी ज्यादा फूड पॉइजनिंग या दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स यूज करो, ताकि क्योंकि वेजिटेबल ऑयल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी। ठीक है, वो कोई हार्म नहीं पहुंचाते, वेयर एज जो एनिमल फैट से बने ऑयल्स होते हैं ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं जो कि बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलता है। वैसे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन काफी अनरिएक्टिव होते हैं, काफी इनर्ट होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, सिंपल से कंपाउंड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, काफी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो। ठीक है, लेकिन जब भी आप सनलाइट के प्रेजेंस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी आप क्लोरीन गैस पास कराते हो ना, तो यहाँ क्लोरीन गैस जो होता है ना वो सनलाइट के प्रेजेंस में सैचुरेटेड कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और क्लोरो एल्केन बना लेता है। क्या बना लेता है? क्लोरो एल्केन बना लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, when chlorine is added to hydrocarbon in the presence of sunlight, तो वहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन क्या कहला रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहला रहा है। और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की चेन बड़ी होती चली जाती है, जैसे जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन बड़ी होती चली जाती है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चेन बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे ये रिएक्शन बहुत आसानी से होने लगता है। जितनी ज्यादा बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, जितनी ज्यादा बड़ी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ईजिली होगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको समझना है, आपको याद रखना है कि जितनी बड़ी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ईजिली उसमें होगा। अब हो सकता है जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो हाइड्रोकार्बन की चेन में एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए क्लोरीन के द्वारा, 2 को भी रिप्लेस किया जा सकता है, 3 को भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितने टाइम के लिए हुआ, कितनी देर के लिए हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन गैस पास कराई जाती है हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन में से, तो क्लोरीन गैस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट कर देता है और खुद जाकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और हमें क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन जैसे प्रोडक्ट को देता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप देख सकते हो। ये आपका रिएक्शन हो गया। यहां पर क्या 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, क्या एक तो HCl बन रहा है। अच्छा, ये HCl किस फॉर्म में रहेगा? ये गैसियस फॉर्म में रहेगा। ये किस फॉर्म में रहेगा? HCl गैसियस फॉर्म में रहेगा। और ये आपका जो है ये आपका बन गया क्लोरोमीथेन।
क्या हुआ, क्योंकि यहां पर आपने मीथेन में क्लोरीन गैस पास कराई सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको क्लोरोमीथेन बना और आपका एक और गैस रिलीज हुई HCl गैस। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने इतने सारे रिएक्शन पढ़े, तो उन रिएक्शंस को पढ़ने के बाद और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद मैंने ये डिफरेंस टेबल बनाया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में। आप देख सकते हो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, उन कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये डबल या ट्रिपल दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, यानी ये जो है ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है और 3, तो इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली एल्केन कहलाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन कहलाते हैं। अगला डिफरेंस क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते ये, ठीक है, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड जब बनता है ना, तो सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो न्यूक्लियस उनको आसानी से होल्ड करके रख पाता है। वेयर एज डबल या ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, न्यूक्लियस पे ज्यादा लोड होता है, उनको ज्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, वो थोड़ा सा जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, जिस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। आगे अभी हमने ये पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम के साथ या क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। कैसे बर्न होते हैं, क्लीन फ्लेम के साथ, बिना स्मोक प्रोड्यूस करे। वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये सूटी फ्लेम यानी ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट रिएक्शन में हमने देखा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। कौन सा रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन। हमने देखा अभी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन बनाते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहीं हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो कैसा रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो ये कुछ डिफरेंस टेबल है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में। इसके बाद जो हमें पढ़ना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के साथ एक और चीज अभी हमारी बच रही है इस चैप्टर की, वो है सोप एंड डिटर्जेंट का एक्शन। तो 2 छोटी वीडियोस बनेंगी, बहुत ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स की 2 वीडियोस बनेंगी और आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स या तो कमेंट में ही कर दूंगा या तो नेक्स्ट लेक्चर में आते ही आपको उसका रिस्पॉन्स मैं कर दूंगा। अब यहां पर आपका काम यह है कि जितना भी पढ़ाया जाता है ना, आप उसको दोबारा से रिवाइज करो, आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो, उस पर बेस्ड आप पीवाईक्यूज उठा करके प्रैक्टिस करो। हालांकि हमारा एक चैनल और है जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, तो आप उस चैनल पर भी जा करके जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और लोगों को शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और एजुकेशनल वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।